So that was about work, energy and power. Next, chapter number 7, motion of system of particle and rotation. Motion of system of particles and rotation. So देखिए, ये चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स का आखिरी चैप्टर है। मैकेनिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं, आपको दिख रहा होगा हर चैप्टर में आप अलग अलग तरह की चीजें पढ़ रहे थे। काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ डील करना सीखा था, लॉज ऑफ मोशन में फोर्स था, नेक्स्ट वर्क एनर्जी कैसे डील करते हैं। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में आप ये देखोगे कि अब तक हमने जब भी डील किया था, हमने पॉइंट मासेस के साथ डील किया था। मैं आपसे कहता था वेलोसिटी कैलकुलेट करो, तो आप वेलोसिटी पॉइंट मास की कैलकुलेट करो। मैं आपसे कहता था फोर्स कैलकुलेट कीजिए, तो फोर्स आप एक पॉइंट मास पर कैलकुलेट करो। काइनेटिक एनर्जी आपने एक पॉइंट मास की कैलकुलेट की। अप टू चैप्टर नंबर 4, तो इंट्रोडक्शन देखिए। अप टू चैप्टर नंबर 6 we studied मैकेनिक्स ऑफ अ पॉइंट मास। आपने एक पॉइंट मास की मैकेनिक्स स्टडी करी है। अब आप यहां पर दो चीजें सीखोगे कि अगर आपका सिस्टम पॉइंट मास नहीं है तो फिजिक्स कैसी होगी। लाइक अगर मैं रियल लाइफ में आ जाऊं, रियल लाइफ में पॉइंट मासेस नहीं होते, मैं आपसे कहता हूं इस पेन की वेलोसिटी बताओ, तो दिस पॉइंट पेन इज नॉट अ पॉइंट। इस पेन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेस होंगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इस पेन की वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, मींस मैं आपसे कह रहा हूं साइमल्टेनियसली जो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हैं इस पेन में, उन सबकी वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि पेन कैलकुलेट कीजिए, मींस इस पेन में जो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस हैं, आपसे कह रहा हूं मैं साइमल्टेनियसली सबका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए। In chapter 7, study mechanics of a system having number of point masses. तो अगर आपके सिस्टम में नंबर ऑफ पॉइंट मासेस आ जाए, दो मतलब मिनिमम दो पॉइंट मासेस या फिर इनफाइनाइट पॉइंट मासेस, ऐसा कोई सिस्टम आ जाए, उसको आप कैसे स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड पैरामीटर्स क्या होंगे, वो सब आप चैप्टर नंबर 7 में स्टडी करेंगे। इतना लिख लीजिए, इसे रब करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। इस स्टेटमेंट को लिख लीजिए, फिर इसको रब कर देते हैं। थोड़ा सा अब्दुल्ला, मैं रब कर दूं या नहीं सर, एक मिनट। यस सर। सर एक सेकंड सर ये चैप्टर हमारा कब तक खत्म होगा? मैं इस वीक कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर इसे जल्दी वाइंड अप कर दूंगा, नेक्स्ट वीक तक इसे वाइंड अप कर दूंगा। इस वीक सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर, थोड़ी लंबी क्लासेस लेकर इसे वाइंड अप। थैंक यू सर। सर एक्स्ट्रा क्लासेस सुबह होंगी? बच्चे वो मैंने डिसाइड नहीं किया, मोस्ट प्रोबेबली सुबह लूंगा, सुबह लेकर उसे वाइंड अप कर। ओके। हो गया। बस याद रखना फाउंडेशंस का ये आखिरी चैप्टर है, इसके बाद जो भी है वो सब एप्लीकेशंस हैं। जितना आपने अब तक पढ़ा है उन सबको अप्लाई करते हैं सेकंड बुक में। तो सेकंड बुक कंपैरेटिव बहुत तेजी से चली जाती है, फाउंडेशंस का ये लास्ट टॉपिक है। सो देखो, जब मैं कहता हूं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, Excuse me, sir.
हाँ जानवी सर इस चैप्टर के बाद फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी? जी। फर्स्ट बुक में बस एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, ग्रेविटेशन, बस बाकी सब हो जाता है। तो देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को हम दो तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। एक हो सकता है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट मासेस। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए n मासेस का सिस्टम है, एक पॉइंट मास यहां रख दिया, दूसरा पॉइंट मास यहां रख दिया, तीसरा पॉइंट मास यहां रख दिया, मतलब अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, गैप्स हैं इनके बीच में, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, बिखरा हुआ है। दूसरा हो सकता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कि रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब है बॉडी हैविंग डेफिनेट शेप एंड साइज, body having definite shape and size. तो रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसका शेप और साइज डेफिनेट होता है। बॉडी हैविंग अ डेफिनेट शेप एंड साइज इज नोन एज रिजिड बॉडी। ड्यूरिंग मोशन जब एक रिजिड बॉडी मूव करती है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होता। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं दिस पेन इज अ रिजिड बॉडी, तो जब ये पेन मूव करेगा तो इस पेन में कहीं भी दो पॉइंट्स मार्क कर दो, उन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होता। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, कि अगर एक रिजिड बॉडी मूव कर रही है उसमें कहीं भी आप दो पॉइंट्स मार्क कर दीजिए, उन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। तो सेपरेशन बिटवीन particles of rigid body does not change during its motion, does not change during its motion. तो रिजिड बॉडी जब मूव करती है तो उसके पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का, जैसे रिजिड बॉडी का एक एग्जांपल रॉड हो जाएगा, दैट रॉड इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का एग्जांपल शीट हो जाएगा, शीट इज अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का एग्जांपल स्फेयर हो जाएगा, स्फेयर इज अ रिजिड बॉडी। तो ये सारे एग्जांपल्स है रिजिड बॉडी। सेपरेशन मतलब यही तो समझा रहा था। देखिए जैसे मैंने पेन ले लिया, अब्दुल रमजान, पेन पर मैंने दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक ये फिंगर एक ये फिंगर। तो जब ये पेन मूव करेगा इन दोनों फिंगर के बीच में जो सेपरेशन है वो तो चेंज नहीं होने वाला। आप कोई भी चीज ले लो, उस पर दो पॉइंट्स मार्क कर दो, जब वो बॉडी मूव करेगी उन पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होता। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। पेन, आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल फोन इज एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। वाटर रिजिड बॉडी नहीं होगा, क्योंकि वाटर जब फ्लो करता है तो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन चेंज हो जाता है। तो जरा समझिए, आपको ये चैप्टर में दोनों ही तरह की बॉडीज को पढ़ना है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, आपको रिजिड बॉडी भी स्टडी करनी है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बिसाइड्स स्टडी करना कंपैरेटिव आसान काम होता है। हम थ्योरी डेवलप करेंगे डिस्क्रीट यूज करके, और फिर उस थ्योरी को एक्सटेंड करके थोड़ा सा रिजिड बॉडी पर अप्लाई करिए। थ्रू आउट हमारी अप्रोच यही रहेगी। इतना लिखिए। तो जब भी मैं कहूंगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, दैट मींस द टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, सर डिस्क्रीट में m1 m2 m3 डिफरेंट मासेस हैं और वो एट अ मींस डिस्टेंस में है ना, जी, अलग अलग। फाइनाइट डिस्टेंस। सर ये एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है। चैप्टर 7। ओके सर। रब कर दूं मैं इसको? सर यूनिट 4 यूनिट 5 है ना, लेकिन यूनिट 5। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी युवराज। सर अभी निष्कर्ष सर ने ग्रुप में कुछ डाला था कि किसी के फाइनल एग्जाम्स दिसंबर में है तो उन्हें इन्फॉर्म कर दें।
तो सर मतलब उनकी अलग क्लासेस होंगी अब, मतलब जल्दी कवर हो जाएगा सिलेबस? दिसंबर नहीं, नवंबर के लिए डाला होगा कुछ बच्चों के नवंबर में, तो मुझे उनके साथ कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर कुछ टॉपिक्स मैं तेजी से करूँ। तो मैं आपके सिलेबस में एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आगे यूज़ नहीं होते, तो उन्हें हम अलग से बुलाकर उन्हें तेजी से खींच सकते तो सर हम ज्वाइन कर सकते हैं उसे अगर हम चाहे, हम में से कोई? हैं। अगर सब करना चाहेंगे तो अच्छा है, बैच की टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे। मैं सिर्फ सबके लिए इसलिए नहीं रखता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब पर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। वैसे जितना जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। यस सर। सिर्फ खत्म करना नहीं होता ना, मतलब आप लोगों का मार्क्स भी तो आने चाहिए, आप लोग सीखें भी तो। सिर्फ सर फिर तो टेस्ट कर सकते हैं ना, एक बार सब हो गया तो? ऐसे नहीं होता, साथ साथ होता है। आप ही सोचो ना, खत्म हो जाएगा फिर पढ़ने बैठेंगे, तो वो नहीं होता साथ साथ। सर लेकिन वो जो बच्चे 2-2 क्लासेस अटेंड करें उनको तो ज्यादा बर्डन होता होगा। हाँ, बात तो है। एक बच्चे ऐसा है ना जिनका नवंबर में एग्जाम है, उनका सेशन भी फेब में स्टार्ट होता है ना, विंटर सेशन फेब में स्टार्ट होता है, फेब में। तो हमारे यहाँ अप्रैल से हुआ था। लेट हो गया, फेब से स्टार्ट होता है। भाई रब कर दूं ये मैं? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर बॉडी फोर्स लगाने पर डिफॉर्म हो जाए तो भी वो रिजिड बॉडी होगी? अगर वो डिफॉर्म हो जाए तो रिजिड बॉडी नहीं। डिफॉर्म होने का मतलब ही यही कि पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हो, सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। सो टाइप्स ऑफ मोशन इन अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में जो टाइप ऑफ मोशंस होंगे, एक मोशन हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन सिंपली मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरे टाइप का जो मोशन हो सकता है दैट इज रोटेशन। और तीसरा जो मोशन होगा दैट इज रोलिंग। सो ये जो चैप्टर है इसे हम कुछ ऐसे डिसाइड करेंगे कि पहले हम रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, फिर हम रिजिड बॉडी का रोटेशन पढ़ेंगे, फिर ट्रांसलेशन और रोटेशन को कंबाइन करके रोलिंग पढ़ेंगे। तो इस सीक्वेंस में ये चैप्टर दिया होगा। जब आप एनसीईआरटी स्टार्ट करोगे तो पहले ट्रांसलेशन है, फिर रोटेशन है, फिर रोलिंग है रिजिड बॉडी। इतना लिख लीजिए, फिर से रब कर दो। चलिए, इसको मैं रब कर रहा हूँ। सर वेट। अच्छा, नहीं अब्दुल हन्नान, स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है। अगर डिफॉर्म नहीं होती है, आप फोर्स अप्लाई करते हैं और आपकी स्प्रिंग मूव कर रही है, बिना डिफॉर्म्ड हुए मूव कर रही है, तब आप उसे रिजिड बॉडी ले सकते हैं। लेकिन जब वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी तो उसे तुम रिजिड बॉडी नहीं लो। अच्छा, अब रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर कनेक्शन इश्यूज हो रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन हाँ अब्दुल, लेकिन सेपरेशन तो चेंज हो गया ना। चलो रब कर दूं इसे। भाई अब्दुल हन्नान का क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को हम रिजिड बॉडी ले सकते हैं। तो अब्दुल हन्नान, अगर आपकी स्प्रिंग फोर्स अप्लाई करने पर स्ट्रेच या कंप्रेस नहीं होती है, देन इट्स अ रिजिड बॉडी। स्प्रिंग है, मैं फोर्स उठाकर फोर्स लगा रहा हूँ और उसको आगे लेकर जा रहा हूँ, उसको ना स्ट्रेच कर रहा हूँ ना कंप्रेस कर रहा हूँ, आप उसे रिजिड बॉडी ले सकते हैं। लेकिन वो स्ट्रेच और कंप्रेस हो जाएगी तो फिर रिजिड बॉडी। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पहला जो टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। द फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं रिजिड बॉडी के ट्रांसलेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए।
इट इज यूज टू, पहले यूज समझो फिर देखेंगे है क्या चीज। टू स्टडी ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। जैसे पेन ले लीजिए, मैं आपसे कहता हूँ इस पेन मूव कर रहा है, इस पेन का ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करना है। तो ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करने के लिए आप सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ट्रांसलेशन स्टडी करने का मतलब है पेन की वेलोसिटी चाहिए, पेन का एक्सेलरेशन चाहिए, पेन पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो फोर्स आपको चाहिए कितनी होगी, मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम क्या होगा। उसके लिए आप यूज करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास को यूज करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन स्टडी करने के लिए ऑफ अ रिजिड बॉडी। सेकेंड, अभी जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली है क्या चीज। सो जो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की, दैट इज अ पॉइंट एट विच entire mass of the body, entire mass of body is supposed to be concentrated. तो ये वो पॉइंट है जहां आप ये मान सकते हैं कि सारा का सारा बॉडी का मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर मान लीजिए एक रिजिड बॉडी है, ऐसा दी हुआ, मैं आपसे कहता हूं इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करता है, ये सेंटर ऑफ मास है। अभी जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव है। आप इस बॉडी को स्टडी करिए या आप इस सेंटर ऑफ मास को स्टडी करिए, दैट्स द सेम। इट्स लाइक कभी होता है ना कि स्कूल से किसी एक बंदे को किसी कंपटीशन में भेज देते हैं, वो आपके स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, वो अच्छा काम कर रहा है तो एक जनरल लोग मान के चलते हैं कि ओके स्कूल का बिहेवियर भी ऐसी रहा होगा, तो ये पूरा रिप्रेजेंटेटिव है। इट्स नॉट एन एटम ना, इट्स जस्ट अ पॉइंट। एक पॉइंट आपने मान लिया, जैसे पेन है, मैं आपसे कहता हूँ इस पेन को स्टडी करिए, इस पेन में इनफाइनाइट पॉइंट मासेस होंगे। एक तरीका तो ये कि हर इनफाइनाइट पॉइंट, हर पॉइंट मास को स्टडी करो। एक आसान तरीका ये है कि पेन हटा दो, पेन की जगह एक सिंगल पॉइंट ले आओ। ये पॉइंट ऐसा है कि इस पॉइंट की प्रॉपर्टी और इस पेन की प्रॉपर्टी सेम है, दैट पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। हमेशा इसलिए को रिप्रेजेंटेटिव है, ये पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉडी की वेलोसिटी पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी, बॉडी का एक्सेलरेशन पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा, बॉडी पर जो फोर्स एक्ट करेगी और पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो फोर्स इज सेम। So this is the representation of the entire body, पूरी बॉडी को represent करता सर इस पॉइंट को कहेंगे क्या? है। Center of mass. सेंटर ऑफ मास। Yes, it's a mathematical, it's purely mathematical concept. Center of mass क्योंकि बॉडी के बाहर भी लाई जा सकता है। Center of mass can lie outside the body. बॉडी के बाहर लाई कर सकता है। जैसे अगर रिंग ले लिया आपने, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, रिंग में तो यहाँ कोई मास ही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सर्कमफेरेंस पर, यहाँ तो कोई मास ही नहीं था, रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ जाएगा। तो इट्स अ प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। कुछ लोग बहुत गलती करते हैं, शुरू से मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास जैसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, कि बॉडी में कहीं एक पॉइंट होगा जो हम ढूंढ लेंगे। तो प्योरली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारी बॉडी को। ये फिजिक्स आसान करता है, कैलकुलेशन आसान करता है सेंटर ऑफ मास का। अच्छा, सर सेंटर ऑफ मास अगर बॉडी से बाहर है तो हाइपोथेटिकल पॉइंट बन जाएगा क्या? मैथमेटिकल पॉइंट है मानस, इट्स अ मैथमेटिकल पॉइंट, दैट्स इट। ये यहाँ भी कोई रियल पॉइंट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बॉडी के अंदर कोई अलग सा पार्टिकल होगा जिसे कहोगे अच्छा ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। इट्स प्योरली मैथमेटिकल पॉइंट, और हमेशा ये सेंटर पे लाई भी नहीं करेगा। इट्स अ मैथमेटिकल, बस फायदा ये होगा यू कैन रिप्रेजेंट द होल बॉडी विद द सेंटर ऑफ मास। सर आप सर एग्जांपल रिपीट कर सकते हैं जो आपने रिंग वाला दिया? आप जो रिंग आप लोगे, रिंग में मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सर्कमफेरेंस में। यस।
अगर आप रिंग लेंगी तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑन द सर्कमफेरेंस, लेकिन रिंग का सेंटर ऑफ मास रिंग के सेंटर पे लाई करता है। तो अगर मैं ये रिंग ले लूँ, मैं कह रहा हूँ यहाँ सेंटर ऑफ मास है, क्या यहाँ कोई मास था? नो सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट कैन इवन लाई आउटसाइड द बॉडी। ओके सर। इट्स प्योरली अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो ट्रांसलेशनल बॉडी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जानवी। सर एक बार ट्रांसलेशन वाला फिर से समझा दीजिए, ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? ट्रांसलेशन मींस स्ट्रेट लाइन मोशन। ये पेन है, ये पेन स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है, दैट मींस ट्रांसलेशन। रोटेशन इसे कहते हैं। जैसे जो फैन लगाया आपके यहाँ, वो फैन रोटेट कर रहा है, लेकिन ये पेन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेन ट्रांसलेट कर रहा है। आप अपना मोबाइल अगर मूव कर रहे हो, वो ट्रांसलेट कर रहा है। फैन का मोशन रोटेशन। सो ट्रांसलेशन मोशन स्टडी करने के लिए हम यूज करते हैं। ट्रांसलेशन अब्दुल हनान ये 2D 1D दोनों में हो सकता है। ये जो मैं ट्रांसलेशन आपको दिखा रहा हूँ, इट्स अ 1 डायमेंशनल ट्रांसलेशन, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है, सिंपली अ स्ट्रेट लाइन मोशन, नथिंग एल्स। तो सेंटर ऑफ मास, सर हाँ सर अगर हम इस पेन को एक सर्कुलर पाथ में घुमाएं तब भी उस मोशन को ट्रांसलेशन कहेंगे? मोशन को ट्रांसलेशन, रिप्रेजेंट ट्रांसलेशन मोशन ऑफ एंटायर सिस्टम। इतना लिख लीजिए, फिर देखते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले हम फॉर्मूला करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे उस पर, फिर डेरिवेशन पर आएंगे। इसकी डेरिवेशन बहुत इनडायरेक्ट होती है, पहले डेरिवेशन कराऊंगा तो परेशान हो जाऊंगा। इतना लिखिए, पहले फॉर्मूला करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर डेरिवेशन कराएंगे। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, सब लिख चुके हैं। सर एक मिनट सर, लास्ट वाला पॉइंट। रब कर दूँ? यस सर। नेक्स्ट देखिए। सो जब सेंटर ऑफ मास के आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला 3 तरह के फॉर्मूले। एक आता है सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स। पहले आप ऐसा सिस्टम ले रहे हो जिस सिस्टम में सिर्फ 2 पॉइंट मासेस हैं, उस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास चाहिए। जैसे आपने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पार्टिकल यहां रखा हुआ, मास इज m1, एक पार्टिकल यहां रखा है, मास इज m2। ये इसका पोजीशन वेक्टर है और ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर इज r1 और यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट पोजीशन वेक्टर इज r2। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई कर रहा है। ये जो पॉइंट है, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम। मुझे पोजीशन चाहिए, तो जब मैं ये लिख रहा हूँ ना हेडिंग कि सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का मतलब है वी आर कैलकुलेटिंग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कि अगर 2 पार्टिकल्स हैं, आपको पता है उनके पोजीशन वेक्टर्स, तो उनका सेंटर ऑफ मास लाई कहाँ करेगा। सो r1 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1, पोजीशन वेक्टर ऑफ m1। तो आपका जो मास m1 है उसका पोजीशन वेक्टर है r1। r2 इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2, जो मास m2 है इसका पोजीशन वेक्टर इज r2। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ कहीं लाई कर रहा है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट पोजीशन वेक्टर इज r, और उसको मैं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करता हूँ। सो कैपिटल R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो आप इस R वाले इस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। R जो आएगा, मैं अभी डिराइव नहीं करा, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज m1 r1
कुछ न्यूमेरिकल्स कर लो, उसके बाद एट द एंड ऑफ द क्लास हम इसको डिराइव करते हैं। m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस ये पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर की जगह वो आपको कोऑर्डिनेट्स दे दे, x और y कोऑर्डिनेट दे दे, लाइक x1 आपसे कह दे x कोऑर्डिनेट, दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ m1, मास m1 का x कोऑर्डिनेट है, x2 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ मास m2, तो जो मास m2 है उसका x कोऑर्डिनेट इज x2। कैपिटल X इज और XCM लिख देता हूँ, यहाँ भी CM लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास के। XCM इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आप लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। फिर कह रहा हूँ डेरिवेशन की टेंशन मत लो, एट द एंड ऑफ द क्लास हम इसे डिराइव कर लेंगे, कैलकुलेट करना सीखो। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट जानवी मुझे बताओगे y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा सेंटर ऑफ मास का? y कोऑर्डिनेट So m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. समक्ष Yes, sir. z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास बचा। Sir, m1 z1 plus m2 z2 upon m1 m2. So this is the z coordinate of center of mass, m1 z1 plus m2 z2 divided by m1 plus m2। तो ऐसे आप सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करोगे। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवी पार्टिकल के पास लाई करता है। अच्छा इतना लिख लो, फिर ये पॉइंट्स लिख लेंगे, इतना लिखिए फिर आगे बढ़िए। सर हाँ बिल्कुल। अपने ट्रांसलेशन मोशन के आखिरी में जो पॉइंट था कि सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ एंटायर के बाद क्या था? सिस्टम, एंटायर सिस्टम। अब्दुल्ला x कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब्दुल्ला x सेंटर ऑफ मास, ये जो XCM है ना, ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। भाई ये m1 है, ये m2 है, इस सिस्टम का कहीं तो सेंटर ऑफ मास होगा, इसे मैंने सेंटर ऑफ मास मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट भी तो होना चाहिए, वो x कोऑर्डिनेट ही है। ऐसे ही r पोजीशन वेक्टर है, सुधांशु देखो लिखा हुआ है ना, r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का जो भी वेक्टर सेपरेशन दिखा रहा है दैट्स पोजीशन वेक्टर। तो कैपिटल R इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर। सर हम इसे आई कैप और जे कैप के फॉर्म में भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे अब्दुल्ला भी दिख जाएगा आपको। सर x2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ m2, ये आपने कट किया है? m2 नहीं कट नहीं किया मैंने कुछ भी, ये मेरा पेन गलत चल गया। इसे रब कर दूं मैं, सब लिख चुके हैं? यस सर। नो सर। याद रखना नो रिस्पॉन्स मीन्स आप लिख चुके हैं, मैं रब कर दूंगा। और अब तो यार देखो आधा सेशन हो गया, मतलब सेप्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 4 महीने और आप मेरे साथ हैं। तो शुरू के 4-5 महीने तो मैं आप लोगों को जगाता था, अब कोशिश कीजिए कि आप जागे रहें, खुद क्वेश्चंस पूछें। तब मेरे साथ है का क्या मतलब? अब दिसंबर तक मेरे साथ आपका कोर्स है, उसके बाद आप लोगों के एग्जाम्स हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अच्छा मतलब नेक्स्ट में भी आप रहेंगे ना? अब मैं कहाँ जाऊँ? यस सर। चलिए इसको रब कर दूं। यस सर। यस सर। तो इसमें कुछ चीजें और देखिए, अगर दो मासेस इक्वल हैं तो सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम का सेंटर पर लाई करेगा। इफ masses are equal, then center of mass will lie at midpoint. Then center of mass
will lie at midpoint. सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो अगर ये m है और ये m है और इन दोनों में सेपरेशन 2a है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास इससे भी a सेपरेशन पर होगा और इससे भी a सेपरेशन पर, दोनों से सेम सेपरेशन पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, तभी जब आपके दोनों मासेस इक्वल हो। दूसरा देखिए, अगर कोई एक मास हैवी है तो सेंटर ऑफ मास उसके पास चला जाएगा। If masses are not equal, then center of mass will lie near heavier mass. जो भी आपका heavier mass होगा, सेंटर ऑफ मास उस मास के पास लाई करेगा, जो भी हैवी मास है उसके पास। एक बेसिक सर एक बार वो फर्स्ट पॉइंट वापस समझा दो। अगर जो दो मासेस गिवन है समक्ष, दोनों मासेस इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल मासेस, तो सेंटर ऑफ मास उस सिस्टम का बिल्कुल सेंटर पे लाई करेगा, दोनों मासेस से इक्वल डिस्टेंस पर। अगर दोनों इक्वल है, लाइक 2 kg के दो ब्लॉक्स दे दी, मैं कह रहा हूँ 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट, लाइक 1 मीटर पर सेंटर ऑफ मास। क्लियर समक्ष? यस सर। और अगर इक्वल नहीं है तो मुझे बताओ कि अगर समक्ष यहाँ देखकर बताओ मुझे, एक मास m1 है, यस सर, एंड m1 इज ग्रेटर देन m2, सेंटर ऑफ मास किसके पास लाई करेगा? सर M1 के पास। If masses are not equal, then center of mass will lie near heavier. अब इस पर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में कहता है कि दो पार्टिकल्स दे दिया आपको एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग दो पार्टिकल्स लिखे हुए, एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 2 kg, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज 2 मीटर। जब आप कोऑर्डिनेट्स लोगे तो किसी एक को सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आपको ओरिजिन चूज करना होता है, किसी एक को आप ओरिजिन चूज कर लो। अगर न्यूमेरिकल में ओरिजिन देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो आप चूज करेंगे, ये आपने ओरिजिन चूज कर लिया। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं अनुभव? अगर मैं इसको ओरिजिन चूज कर रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो 0,0 0 0। और इस 2 kg के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे अनुभव? 2 kg के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? दिस इज ओरिजिन टू 2 kg का एक्सिस क्या लॉन्ग है? हाँ एक्स। 2,0। सो हियर आप m1 लिख सकते हो, m1 इज 1 kg, x1 इज 0, y1 is 0, m2 is 2 kg, x2 is 2, y2 is 0। सर आपने जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखा है वो 0,0 क्यों लिखा? ओरिजिन, मैं एक को ओरिजिन ले रहा हूँ ना, ये ओरिजिन, एक मास ओरिजिन है मेरा, तो ओरिजिन का तो मतलब ही ये होता है सारे कोऑर्डिनेट 0 होंगे। सर हम तो किसी को भी ओरिजिन ले सकते हैं दोनों में से। ओके मेंशन नहीं है तो आप किसी को भी ओरिजिन ले सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आया? अब्दुल्ला ये ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर मैं 2 मीटर के डिस्टेंस पर जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट 2 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही लेते हैं ना, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इससे मैंने कहा 0, इससे 2 मीटर पे जाओगे, और मैं सर आंसर 2 है। हाँ आंसर 2 है सर। y के लॉन्ग नहीं जा रहा तो y कोऑर्डिनेट 0, तो m1 इज 1, x1 इज 0, m2 इज 2, x2 इज 2, और m1 प्लस m2 1 प्लस 2। थोड़ा गड़बड़ हो गई समझ, 0 प्लस 4/3, आंसर इज 4/3। m1 प्लस m2 है ना, m1 1 है, m2 2, तो 4/3। y कोऑर्डिनेट तो देखो, x जब दोनों पार्टिकल्स के y कोऑर्डिनेट 0 है तो सेंटर ऑफ मास का भी y कोऑर्डिनेट 0 आएगा। इतना लिखिए, इतना लिखिए, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं।
सर हमारा y इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्मूले से आ गया y का जो हम लगाएंगे 0 का। डन सर। हाँ युवराज, इसीलिए 0 क्योंकि दोनों की कोऑर्डिनेट 0 है। y कोऑर्डिनेट इसीलिए 0 कि y1 भी 0, y2 भी 0। सब लिख चुके हैं, रब कर दूं इसे। ग्रेविटी इज डिपेंडेंट ऑन सेंटर ऑफ मास। नहीं यश, वी कैन एक चीज और होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डोंट गेट कंफ्यूज सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास तो जस्ट एक पॉइंट है यार, उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ग्रेविटी उस पॉइंट से डिपेंड करे। इस क्वेश्चन में एक बार मास हमने एक्स एक्सिस में लिया, दूसरी बार वाई में। नहीं मनिस्मन देखो, सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये भी तो एक पॉइंट है ना। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, एक्स के भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए। तो ये एक पॉइंट है, मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया, मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कह सकता हूँ ना, 1 2 3 एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ये एक पॉइंट है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0, ये वाला पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 2, ये सेंटर ऑफ मास है कहीं। तो इसका भी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो पहले मैंने एक्स लिया, वाई 0 हो जाएगा क्योंकि वाई के लॉन्ग तो कुछ ला ही नहीं कर रहा। मानसविन yes sir सब क्लियर है? रब कर दूं? yes sir That was about a particle having a system having just 2 particles. But if your system having n particles, center of mass of system having n particles. अगर मैं 2 की जगह n पार्टिकल्स दे दूं तो देखो कोई चेंज नहीं आएगा, जस्ट आप जनरलाइज कर दोगे। आप ऐसे लिखोगे, आर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा m1 r1। भाई आपने 3 पार्टिकल ले लिए, m2 r2, तीसरे को ऐड कर दो m3 r3, चौथा होता तो m4 r4 लिख देते, और लास्ट तक ले जाओ mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अप टू m1 प्लस m2 अप टू n टाइम्स आप ऐड कर दीजिए। दैट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से x कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास। दैट्स m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn divided by m1 plus m2 up to m। That's x coordinate। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो इस पूरे को समीशन की फॉर्म में लिख दो। दिस इज mi ri, i is 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल मास। लाइक इन सबको ऐड करके मैंने लिख दिया, दैट्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो समीशन सिंपली मींस i को 1 से लेकर n तक चेंज करते जाओ, इसको एक्सपेंड करोगे तो ये मिल जाएगा। इसे लिखने की शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म है, ये क्लास 10th में भी होता है। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, mi xi, i is from 1 to n over total n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट लिख दो सेंटर ऑफ मास का, m1 y1 m2 y2 mn yn divided by m1
m2 up to mn. सर यहाँ पर कैपिटल एम क्या है? Total mass of the system. ओके I is equal to 1 to n mi yi divided by capital. Similarly, आप z coordinate लिख सकते हो. Z coordinate of center of mass. Z coordinate of center of mass is summation of I equal to 1 to n mi zi divided by total mass. So that is the z coordinate of center of mass. तो ऐसे आप सेंटर ऑफ मास का x y z सारे कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते तो एक बार सबमिशन बता दो कैसे लिखते हैं. यस सर. हैं. देखो समीशन ये है ना, ये लिखा mi आ रहा है, इसको एक्सपेंड करते हैं. i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट कर रही है? 1 से. तो i की जगह 1 लिखो, m1 r1 ये बन जाएगा. फिर समीशन का मतलब एक प्लस का साइन लगाओ. फिर i की नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1 के बाद 2, i को 2 रखो तो m2 r2 हो जाएगा, ये आ गया. प्लस i की जगह 3 रख दो, m3 r3 हो जाएगा, ये आ जाएगा. तो ये जो लिखा है ना मैंने m1 r1 m2 r2 m3 r3 up to mn rn, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का ये तरीका. इसे एक्सपेंड करोगे दोबारा से ये बन जाएगा. जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूँ समीशन ऑफ ai is equal to 1 2 3, तो ये होगा a1, i की सेकंड वैल्यू क्या होगी a2, a3 एंड समक्ष i. यस सर. सर ये 10th के कौन से चैप्टर में था? 10th में ये स्टैट्स में होता है, जब आप स्टैट्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, मीन मोड मीडियन. समक्ष हुआ ये? यस सर. सर एक सीन लिख रहा हूँ बस. चलो इतना लिखो, फिर इस पर भी एक क्वेश्चन देखते हैं. सर ये सिग्मा वाला एक बार फिर से प्लीज. सब सिग्मा सिंपली मींस कि एडिशन हो रहा है. ये जो एडिशन है, एडिशन में को आगे मतलब सर मेरे को ये जानना था कि n का मतलब n टर्म्स हो गया, i is equal to 1 का मतलब हो गया कि एक एक टर्म के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो सीधी आ जाएगी. इसमें m of i और r of i जो हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इसका कैसे पता लगता है सर? कैसे पता चलता है? मतलब इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, हाँ, तो m of n r of n नहीं लिखना चाहिए, हम m of i r of i क्यों लिखते हैं? i इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर आपने n लिख दिया ना तो n तो फिक्स्ड हो गया. i लिख मतलब है कि आप i की वैल्यू 1, अगर मैं ऐसे लिखता ना जस्ट mn rn, तो ये यहीं का यहीं रह जाता, कोई दूसरी टर्म नहीं आती. लेकिन अच्छा, इसका मतलब सर अगर मैं सपोज ये होता कि m of i r of i plus 1, तो इसमें हमारी जब i की वैल्यू 1 है तो m1 r2 हो जाता और वो m2 r3 हो जाता है. ऐसे आपको पूरी सीरीज बनानी है, सीधी आई. सर एक डाउट है सर. सब m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2. X coordinate of the center of mass is m1. m1 is m plus m3 x3. 3 particles हैं by m1 plus m2 plus m3. अगर 4 particles होते तो एक m4 और आता. हाँ, सर x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही होना चाहिए ना? x coordinate a/2 ही तो है. ये तो y लिखा है. सर आंसर आ नहीं गया हमारा, तो आप वो आगे क्या कर रहे हो सर? अभी तो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, बस सेंटर ऑफ मास निकालना है. अच्छा ओके. m1 x1 m2 x2 plus m3 x3 by m1 plus m2. x1 कितना है समक्ष, मुझे जल्दी जल्दी बताते जाओ. x1 कितना है इस इक्वेशन में? यहाँ सर 0. 0, तो m1 into 0. m2 कितना है? ये वाला है. क्या सर? m2 0 सर. m2 तो 2m. x2 कितना है? सर m2 2 कैसे है? 2m ये लिखा हुआ है देखो. ये अच्छा यस सर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. सर नहीं आ रही आवाज आपकी. x2 कितना है? x2 यहाँ यस सर. x2 से 0. वो क्यों? a. यस सर. सॉरी ये सर. m3 कितना है? सर m3a. 3m. यस सर. मास कितना है? मास 3m है ना. यस सर. और a3 x3 कितना है? a/2 यस सर. a/2 डिवाइडेड बाय m1 कितना है? m plus 2m. 2m plus 3m. तो द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मासेस ये तो 0 हो गया.
ये आ गया 2ma प्लस 3ma/2। तो अगर मैं एलसीएम ले लूँ 2 आ जाएगा 4 5 6 7 7ma/2। इन दोनों को ऐड कर आ गया एलसीएम लेकर इतना आया। इन तीनों को ऐड 3 4 5 6 m हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया सिंपल 7/12a। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 7a/12। ये सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आपने कैलकुलेट कर लिया 7/12। सर हाँ a/2 नहीं होना चाहिए क्यों? क्योंकि वो उसी लाइन में लाई कर रहा है ना, ऊपर वाले कोर्टेक्स की। कितना होना चाहिए? a/2। a/2 यस सर। ना मैं तो वही बोल रही थी। कर रहा होगा ना, कहीं शिफ्ट हो जाएगा। मतलब ये तो मैंने जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, इसको तो मैंने शिफ्ट करा हुआ है यहाँ से। सर शायद वो 1 2 आपने पॉइंट का नंबर दिया है, मास तो सबका m ही था। मास फिर वहाँ मैंने सीधे कहा, मैंने चेंज कर दिया m2 m3m। अच्छा मास इज m2 m3m। पहले मैंने mm दिया था तो फिर वो सेंट्रॉइड पर ही आ जाता। सर आपने इसे x की टर्म्स में क्यों लिया है सर, y की और टर्म्स अब आप निकालोगे y की टर्म्स में भी? सर लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आई सर, वो उसको तो a/2 के उसमें लाई करना चाहिए था ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास के। मैं कहता हूँ ना, इस लाइन पे लाइन ही कर रहा है, यहाँ साइड में कहीं जाएगा, सेंट्रॉइड पे लाइन ही कर रहा है। तो ऐसा क्यों? मासेस इक्वल नहीं, अलग अलग मासेस है। मासेस इक्वल होते तो सेंट्रॉइड पे लाइन। अच्छा ओके सर। मैं y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट नहीं करूंगा, y कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट करोगे खुद। इतना लिख लो जल्दी से, इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं अगर रिजिड बॉडी मैं आपको दे दूं तो सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा। सर अगर ये सेंट्रोइड पे लाई करता तो हम इसको इन सेंटर से भी निकाल सकते थे, इन सेंटर के फॉर्मूले से। वहां से भी सेम आता। अगर सेंटर पे लाई कर दो तो x कोऑर्डिनेट हाफ आ जाता। सेंट्रॉइड वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करो। इतना लिख लो, इसको रब करेंगे, y कोऑर्डिनेट आप खुद कैलकुलेट करोगे। आई एम श्योर कुछ गलत नहीं होगा। सर x कोऑर्डिनेट 7a/3 नहीं हो सकता? तो भाई 2 तो डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई होगा यार, ऐसा 7ma/2 अपॉन 6m था ना। अरे ये मल्टीप्लाई होगा ना इससे, ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये भी डिनोमिनेटर। अच्छा ओके सर, आपने उसको नोट। सर आंसर 7ma/6m नहीं आ रहा, आपने तो कुछ और लिखा हुआ है सर। 2 भी तो है ना, ये 2 से तो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? डिनोमिनेटर में 2 भी या 6m भी, ये आएगा ना 7ma/2। आप 2ma और 3ma/2 को ऐड करोगे तो 7ma/2 आएगा। यस सर। तो सर आपने नीचे into 2 क्यों कर? ये तो 2 नीचे तो आएगा। अरे ये इसका डिनोमिनेटर तो नीचे ही जाएगा। हाँ यस सर। करा दो। इसको मैं रब करके बस एक, अच्छा आप तो न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाएगा कॉन्टिन्यूअस का, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मूला तो हम लिख देंगे। इसको रब कर दूं मैं पूरे को? सर एक सेकंड। समक्ष आपका वेट कर रहा हूँ मैं, जब हो जाए तो मुझे बताइएगा। डन सर। अच्छा इसके बाद x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया। 2 मासेस का हमने सेंटर ऑफ मास देख लिया, n मासेस के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास देख लिया। बट अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी दी, रिजिड बॉडी को कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। पहले लिखते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। सर y क्या आ रहा था? पता नहीं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया।
जो भी आएगा वो सही आएगा, मतलब आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती नहीं। ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ, जब स्टेप आता है तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि बच्चे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में गड़बड़ नहीं करेंगे। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा देखिए। फॉर्मूले में जो चेंज आएगा वो इतना आएगा, अगर मैं आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपको एक रॉड दे दी, इसमें अगर आप नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट करना शुरू करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे। तो जैसे ही वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन दे दे, रॉड दे दे, रिंग दे दे, स्फीयर दे दे, कोई और शेप दे दे, तो वहां पर सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए आप ऐड नहीं, आप इंटीग्रेट करोगे। तो जैसे एक्स कोऑर्डिनेट होगा सेंटर ऑफ मास का, इसे आप लेंगे इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइडेड बाय एम, इंटीग्रल ऑफ डी। सर ये कैपिटल एम के इक्वल है। अच्छा, -1 पूछ रहा है लास्ट न्यूमेरिकल में z कोऑर्डिनेट भी निकालना था, नहीं -1, क्योंकि इसमें तो z था ही नहीं ना, सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट। अगर z लेते तो वो भी 0 आता। सर आपके पास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मींस नंबर ऑफ पॉइंट मासेस आर इनफाइनाइट, आप इनफाइनाइट तक ऐड नहीं कर सकते। तो उस तरह के कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इंटीग्रल्स लो। तो जो आप लिख रहे थे ना x m1 x1 प्लस m2 x2, उस एडिशन को आपने इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। जो आप डिनोमिनेटर में लिख रहे थे m1 प्लस m2 अप टू mn, उस एडिशन को आपने इस इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर दिया। सो इट्स इंटीग्रल ऑफ x dm बाय इंटीग्रल ऑफ d। ऐसी y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल ऑफ y dm बाय इंटीग्रल ऑफ dm, और यही इंटीग्रल ऑफ dm टोटल मास ऑफ बॉडी के। ऐसे ही जब आप z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास लोगे, सो दैट्स इंटीग्रल ऑफ z dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dm, और इसी को आप लिख सकते हैं दैट्स कैपिटल। तो कुछ इस तरह से आप x, y और z कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास के, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस दिया या रिजिड बॉडी दे दी, रॉड दे दिया, ये इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आप यूज करेंगे। चलिए आज तो टाइम ओवर हो गया, आज इसे यहीं छोड़ते हैं। कल होपफुली ये सेंटर ऑफ मास खत्म हो जाएगा, फिर हम रोटेशन स्टार्ट। सर सेपरेट इंटीग्रल्स लगाना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी, दो अलग अलग इंटीग्रल्स, बिल्कुल सेपरेट इंटीग्रल्स। थैंक यू सर। हम छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। सर एक और क्वेश्चन, सर वो जो 1 kg या 2 kg वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर दिए सर थे। एक डाउट है। हाँ कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए थे, मतलब मुझे तो वो दिया था ना, लेंथ दी थी। सर एक बार ये वाला वापस समझा दोगे सर, मेरे को नहीं समझ में आया ये इंटीग्रल वाला पार्ट सर। इसके कोऑर्डिनेट, इसकी मत टेंशन लो समक्ष, कल मुझे यहीं से शुरू करना है, तो इस चीज को तो मैं दोबारा लूंगा। इससे पहले तक की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आंसर यस सर। सर इसकी एक बार लास्ट स्लाइड में, एक सेकंड जरा माइनस कर ले लूं। माइनस इसका कोऑर्डिनेट्स अगर 0 0 है और ये अगर 2 मीटर की लेंथ है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा? सर 2,0 ऐसे लिया। ओरिजिन में किसी को भी ले सकता हूँ, लेकिन उसके आगे के कोऑर्डिनेट्स तो सेपरेशन पर डिपेंड करेंगे। यस सर। अब्दुल्ला आपकी क्लास है मेरे साथ 8:30 से, यस क्लास है। हाँ समक्ष अब बताइए। तो एक बार लास्ट स्लाइड में थैंक यू सर। बाय सर। सर मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ मानस, अगर एक रिजिड बॉडी है तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि उसके हर पॉइंट के लिए उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलग काम करे? हाँ अगर वो बॉडी है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर जाती है सर एंड में। हाँ सर लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया सर। आपका 7a/12 कैसे आया सर? मेरा बार-बार 7ma/6m आ रहा है। 6m ऐड करके 7 यस सर डिवाइडेड बाय 6m ऐसे तो होगा ये सर। आपने 2 सर एलसीएम है ना 2। यस सर। सर एलसीएम सर डिनोमिनेटर नहीं है? हाँ है ना डिनोमिनेटर, 7ma/2 आएगा तभी तो।
तो मैंने क्या किया था, 2 और 6 को मतलब कैंसिल कर दिया। समझ रहे हो, इनका एलसीएम लोगे ना 2ma + 3ma/2, यस सर। वो आ जाएगा, ये हो जाएगा 4ma + 3ma 7ma। ओके सर, नहीं सर, मेरे को कोई और बात पे कंफ्यूजन था सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। सर कल से तो आप स्टार्टिंग से समझाओगे ना, जो अभी पार्ट का है नेक्स्ट के बाद। थैंक यू। हाँ तो अगर वो सेंटर ऑफ मास वेरी करे तो हमें ओरिजिन भी शिफ्ट करना होगा। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन शिफ्ट नहीं करेगी, ओरिजिन आप कहीं भी चूज कर लीजिए। आंसर विल डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ ओरिजिन, लेकिन ऐसा नहीं होगा आपने एक ओरिजिन चूज कर लिया और सेंटर ऑफ मास वेरी कर, अलग अलग ओरिजिन के लिए कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं। नहीं सर, जैसे अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर से अगर नीचे आ गया तब सेंटर ऑफ मास ऊपर से नीचे कैसे आएगा? बॉडी के गिरने की वजह से। यस सर। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन हम ओरिजिन एक ही रखेंगे, उस ओरिजिन करेंगे कि मूव कैसे करें। चलो भाई, इसको वहीं छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास है।